सबको नमस्कार करता हूं। आप जहां से भी मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, आशा है आप कोरोना के इस काल में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें और सरकार के सारे दिए हुए गाइडलाइंस का पालन करें। मैं महामना स्कूल ऑफ थॉट चलाने वाले पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। इस टीम के कुछ सदस्य डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी, डॉक्टर टंकेश्वर नाथ तिवारी जी, डॉक्टर विजय सिंह जी, डॉक्टर मनीषा सिंह, डॉक्टर निशा तिवारी, संदीप त्रिपाठी, डॉक्टर शशिकांत जी, योगेश राय, गौतम गोस्वामी, सुयज्ञ राय, राजीव रंजन पांडे, आप सबका मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें दो नाम ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। मेरा पहला नाम जो प्रवीण कुमार सिंह, वो मेरा छोटा भाई है और हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग कई सालों से मिल नहीं पाए। जब मैं गांव जाता हूं तो वो नहीं आता है, जब वो आता है तो मैं नहीं रहता हूं। और मुझे बाद में पता चला कि प्रवीण कुमार सिंह वही है जो मेरा छोटा सा गोल्डू हुआ करता था। तो ये कोरोना के काल ने कई लोगों को मिलाने का भी काम किया है, जो अलग अलग नाम से, अब बचपन में छोटे छोटे नाम ही हम जानते थे। दूसरा नाम डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी का है। डॉक्टर शुक्ला जी को याद नहीं होगा, उस समय आप डॉक्टर भी नहीं थे, मैं भी डॉक्टर नहीं था और मैं आपके घर कई बार गया था। डॉक्टर रजनीश शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग विद्यार्थी परिषद का काम करते थे और उस समय मैं कई बार आपके घर गया था, चाय वाय पिया था। तो बहुत अच्छा लगा। आपका पोस्ट भी मैंने देखा इस कार्यक्रम के लिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारा संबंध बहुत कम समय के लिए रहा और सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर वापस कर रहा हूँ, जैसे कैंपस में अपने लोगों के बीच फिर से खड़ा हुआ हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जैसे कि उत्तर प्रदेश और उस पूरे पूर्वांचल और बिहार, और जो हर एक छात्र की इच्छा होती है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कैसे न कैसे उसकी पढ़ाई हो। और मेरे भी आने के पीछे बहुत अजीब से कारण थे। नागेंद्र जी की प्रेरणा से महेंद्र जी ने मुझे ज्ञानपुर से, महेंद्र जी जो विद्यार्थी परिषद में थे, इस समय शिक्षक संघ में काम करते हैं, अपने यामाहा मोटरसाइकिल पे बैठा करके मुझे बनारस ले आए थे और वहाँ पर हमारा बीएचयू में काफ़ी प्रक्रिया के बाद आईआईटी बीएचयू में एडमिशन हुआ था। काफ़ी लोगों ने हमारी उस समय मदद की थी। उसमें कुछ नाम मैं आज सोचता हूँ कि ले लेना चाहिए मुझे। उसमें डॉक्टर वीरेंद्र भैया थे, भूपेंद्र प्रताप सिंह रिंटू थे, आज भी मुझे याद है उस समय के प्रेसिडेंट जेपीएस राठौर जी, उनके एलएमएल वेस्पा पे बैठ करके कई सुपरवाइजर के बीच जाना और खोजना कि किसके अंडर में पीएचडी करना है। तो काफ़ी वो आनंद के क्षण थे। बाद में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम आईटी बीएचयू, अभी जो आज का आईआईटी है उस समय आईटी बीएचयू कहा जाता था। हमारे गाइड प्रोफेसर आनंद मोहन, जो अभी कुछ दिन पहले तक हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे, अभी बीओजी में वाइस चेयरमैन है, आईआईटी बीएचयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे। आपको भी सर, आप सुन तो नहीं रहे होंगे लेकिन मैं नमस्ते कर लेता हूँ आपको भी। आपने कैसे जीवन मेरा बदला। ये सच है कि विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद बीएचयू में हमारा समय बहुत कम रहा, करीब करीब मैं 3.5 साल ही रहा, बहुत लंबा कालखंड नहीं कहा जा सकता। और बीएचयू में आईआईटी वालों की एक अलग ही दुनिया होती है और उसमें आईआईटी में फिर पीएचडी करने वालों की बहुत अलग ही दुनिया होती है। तो जो बीएचयू के जो कोर, जिसको इंजॉयमेंट के टाइम थे, वो मैं बहुत नहीं
कर पाया, क्योंकि समय कम था और जो रिसर्च का प्रेशर था वो भी अलग था। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मंच पर हमें आने का मौका मिला, और सच में बहुत जगह बोलने का मौका मिला, लेकिन आज मैं काफ़ी अपने को प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। और अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो अभी हमारे एक दोस्त पुरेंदु त्रिपाठी जी भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप बोलते समय नीचे बहुत देखते हो, कागज वागज ज़्यादा पढ़ते हो। अब क्या करें, जब छात्र जीवन में जब छात्र राजनीति की बात होती थी तो उस समय मंच पे चढ़ जाते थे। कहीं पे वीरेंद्र भैया ने तो मुझे कई जगह मंच पे चढ़ाए थे। मुझे आज भी याद है कि बीएचयू के गेट पे जब शत्रुघ्न सिन्हा जी आ रहे थे तो वीरेंद्र भैया ने मुझे मंच पे चढ़ाया था और कहा यार तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो। तो अब कागज देखने की आदत इसलिए है कि छात्र जीवन में कुछ भी बोल के निकल जाते थे। जब से प्रोफेसर बने एक डर लगता है कि कहीं कुछ बात गलत न निकल जाए, तो इस कारण से एक नोट्स बनाने की आदत पड़ गई है। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा इस कविता की पंक्तियों के साथ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हम आपके सामने तो नहीं है, फिर भी मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं आपके सामने ही हूं। आज जैसे कि अरविंद शुक्ला जी ने कहा कि छात्र राजनीति में या युवाओं की राजनीति में क्या भूमिका हो सकती है, ये बहुत विषय पुराना है। ये सच है कि विषय बहुत पुराना है, और ये इतना पुराना है कि अगर हम भगवान राम के कालखंड को भी देखते हैं, उस समय जब असुरों का चारों तरफ से, जब रावण और यज्ञ करने नहीं देते थे, सारे असुर एकदम परेशान करके लोगों को रख दिए थे, उस समय भी आप देखिए, उस समय राजा जनक भी थे, लेकिन राज रंग में डूबे हुए राजा जनक। उस समय बाली भी था, लेकिन सत्ता के मोह में लिपटा हुआ बाली। उस समय तीन तीन राजाओं के होने के बाद, भगवान राम के पिताजी के भी होने के बाद, दशरथ जी के भी होने के बाद, जब समाज को आताताइयों ने बहुत परेशान किया, तो एक युवा भगवान राम को लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी के नेतृत्व में निकलना पड़ा। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है कि जब भी परिवर्तन होता है तो युवाओं से ही होता है। और आज हम खास करके 1947 की बात करेंगे। ये कहा भी गया है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 1947 15 अगस्त की आजादी, आज हमें इस देश को आजाद हुए 72 साल और 11 महीने हो गए। और क्या हुआ था, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। आज भी देखिए, युवाओं के हाथ में काम है क्या। आज हमारे पोस्ट पर किसी दोस्त ने लिखा कि मैं भारत लौटा, इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जो आज अपने देश में जो प्रतिभाएं हैं, क्या हम उनको काम दे पा रहे हैं क्या। और मुझे लगता है कि जो सरकार की जो सबसे बड़ी विफलता है, आज युवाओं के हाथ में काम नहीं है। युवा आज भी अपने देश के नेताओं को, अपने देश के नेतृत्व करने वालों की तरफ देखता है। और कई बार चर्चा होती है तो ये बात उठ के आती है कि जरा एक बेरोजगार युवा से जाकर के आप पूछिए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। वो जब आपको बताएगा तो आपको लग जाएगा कि देश किस दिशा में गया। क्या इसी के लिए आजादी आई थी। हमने बोया कमल तो फिर कमल खिलना चाहिए, वरना इस तालाब का पानी बदलना चाहिए। और इस बात को चंद्रशेखर जी की अभी लेटेस्ट एक में पुस्तक पढ़ रहा था, उनकी आत्मकथा जीवन जैसा मैंने जिया, उन्होंने लिखा कि जब हम बचपन में, जब 1947 के दिन ये हमारे बलिया शहर में जब ये बात आई कि देश को आजाद हुआ, तो बोले कि सारे लोग बहुत प्रसन्न थे, मैं भी उस दिन प्रसन्न था। लेकिन मुझे 10-15 दिन बाद ही ऐसा लगने लगा था कि शायद यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ है, बाकी तरफ से आजादी होनी बाकी है। और आजादी का एक जो उसके बाद सरकार चलाने वालों ने राजतंत्र को तोड़ दिया गया, लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित किया गया। 1947 में लोकतंत्र स्थापित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। कई बार ऐसा लगता है वो कैसा लोकतंत्र था। 1947 से लेकर के और 1977 तक लगातार 30 साल तक एक पार्टी की सरकार रही। आज 72 साल में हम देखते हैं तो 54 महीने और 5 महीने एक पार्टी शासन करती है,
और करीब करीब एक 40 साल तक एक परिवार शासन करता है, और दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र के नाम पर हुआ। क्या यही लोकतंत्र था? आप बताइए कि 130 करोड़ के देश में एक परिवार 40 साल तक राज करे और उस राज को राजतंत्र न बोल करके लोकतंत्र बोला जाए। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ हुआ है। इस देश में मात्र 18 साल दूसरी पार्टियों ने शासन किया। यह कैसे हुआ? ये 1947 में ठीक है, पहली बार चुनाव नहीं हुआ। ये आज भी इतिहासकार मानते हैं कि उस समय सरदार पटेल जनता की पसंद थे और पंडित नेहरू महात्मा गांधी की पसंद थे। और देश को एक सरपंच होने में भी जाकर के गांव में देखिए, प्रधान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी जिस तरह से सजा करके दी गई, और वो परिवार 40 साल तक इस देश पर लोकतंत्र के नाम पर शासन किया। शुरुआत वहीं से हो गई। और सिर्फ उसी परिवार ने शासन नहीं किया, और लोगों ने उसमें धीरे धीरे मैं अपनी बात लेकर के आगे बढ़ूंगा। और स्थिति ऐसी बन गई कि लोग कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए, खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। और 47 के बाद कम्युनिस्ट मानसिकता के लोगों ने ऐसे ऐसे इतिहास लिखे। आजादी के कारण, आजादी का कारण लिखा। अहिंसा के कारण आजादी हुई, चरखे के कारण आजादी हुई। कितने लोग, क्रांतिकारी लोग, भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने अपने जान गंवा दी, उनको छोड़ करके सिर्फ ये कहना कि दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक ऐसा माहौल बनाया गया देश में कि यह देश धरना प्रदर्शन से आजाद हुआ, गांधी की लाठी से आजाद हुआ, चरखे चलाने से आजाद हुआ। ये ठीक है, ये भी कारण रहा होगा, लेकिन हम तो एक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, रिसर्च में हम कोई भी पैरामीटर नहीं छोड़ते। यह भी सोचना चाहिए था कुछ और भी कारण थे, कुछ और कारणों पे अगर गौर किया गया होता तो आज जो देश में लोकतंत्र के नाम पर एक तथाकथित राजतंत्र चल रहा है वो नहीं चला होता। आप बताइए, अहिंसा की लड़ाई लड़ने के बाद 30-40 साल तक अहिंसा के कारण आप लड़ाई लड़ते रहे, और 1947 में सिर्फ चंद लोगों ने भारत माता के टुकड़े कर दिए। उस टुकड़ों में लाखों लोगों की जान चली गई। जिस अहिंसा से आप एक हथियार बना के चलते थे, अंत आते आते वो अहिंसा का प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया। भारत माता की भुजा कट गई, लाखों लोग मर गए, फिर भी आप अहिंसा का गाना फिर क्यों शुरुआत करते रहे? 1947 के बाद जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन बना रही थी, पूरे दुनिया के लोग एटम बना रहे थे, उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी को बताया कम्युनिस्टों ने कि भाई आप तो शांति के प्रतीक हैं। पूरी दुनिया एटम बनाने में, न्यूक्लियर एटम बनाने में लगी थी, और हमारे प्रधानमंत्री जा करके कबूतर उड़ाते थे। जिस देश में जाते थे शांति का प्रतीक कबूतर उड़ाते थे। और नतीजा क्या हुआ? 1962 की लड़ाई, चाइना से हम हार गए, और आज भी अक्साई चीन उसके कब्जे में चला गया। और जिस कब्जे में आज जाने के उन्हीं के वंश के लोग जो राहुल गांधी जी हैं, आजकल रोज नए नए वीडियो बनाते हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे अपने कम से कम अपने पूर्वजों से पूछा होता कि जब पूरी दुनिया तकनीकी के क्षेत्र में अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रही थी, आप उस समय शांति का संदेश दे रहे थे, और शांति का संदेश देते देते 1965 1962 की हार, ये कमी रह गई। थोड़ा सा और मैं पीछे जाऊंगा, कुछ साल पहले 1938 और 1939, ये करीब करीब आजादी के 9 साल पहले, सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति जिसने 1938 और 1939 में दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। दूसरी बार जब वो प्रेसिडेंट चुने गए तो महात्मा गांधी ने कहा ये मेरी हार है, और अगर आप लोगों को कभी समय मिलेगा आप विक्टोरिया पैलेस कलकत्ता के जाइए। उन्होंने कहा था कि वी नीड फुल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल। उस समय तक कांग्रेस के लोग सिर्फ ये चाहते थे कि जो अंग्रेज सरकार चला रहे हैं उसमें हमारी सहभागिता ठीक हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूर्ण आजादी इस भारत का असली विकल्प हो सकता है, ये अंग्रेजों को पूरी तरह से जाना होगा। पहली बार उन्होंने उस कोटेशन को, उस जिसको हम बोलते हैं कि दस्तावेज लेकर के आया, और उससे पहले भगत सिंह ने कहा था अंग्रेजों को जाना होगा।
उसके पहले कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं था कि आजादी की लड़ाई में हमें अंग्रेजों को भगाना है। उनको लगता था कि ठीक है, जो एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो सत्ता और समाज में सामंजस्य बैठाने का ये लोग काम कर रहे थे। और पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने उसको दस्तावेज में लाया और उनको क्या लगा। और सुभाष चंद्र बोस थे कौन? 1920 में आईएएस का सबसे बड़ा जो एग्जाम होता था उसको टॉप 3 में आने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 6 दिन के बाद ब्रिटिश की नौकरी छोड़ दी उस आजादी के लिए, उनको इन लोगों ने 9 साल पहले भारत से भगाने का महापाप किया। क्योंकि इनको पता था कि जब देश आजाद होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का नेतृत्व इन प्रतिभावान व्यक्तियों के हाथ में चला जाए। इसलिए ऐसे उनके सामने समस्याएं पैदा की गई कि सुभाष चंद्र बोस को इस देश को छोड़ना पड़ा। और आप देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार जब हिटलर से मिलने जाते हैं तो हिटलर ने उनसे कहा था, आपके देश में 200-300 साल तक अभी अंग्रेज रहे हैं, उनको जाने में समय लगेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, अब मैं जापान जाता हूं। और जापान में जाकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आप सोचिए, उस समय विदेश में जाकर के विदेशी रेडियो से उन्होंने भाषण दिया। एक विदेश में जाकर के भारत के लिए आर्मी खड़ी करना कितना मुश्किल काम होगा। आज हमने भी 14-15 साल विदेश में बिताए हैं। आज मैं उसको महसूस कर सकता हूं कि उतने साल पहले विदेश में जाकर के आजाद हिंद फौज की स्थापना करना। और आज भी देखिए इस देश का दुर्भाग्य क्या रहा। सुभाष चंद्र बोस कैसे मरे, किस संदिग्ध परिस्थितियों में मरे, आज तक यह देश की जनता को ये लोग बता नहीं पाए। 3-4 कमेटियां बनी, लेकिन आज भी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठा। बहुत सारी कहानियां आती हैं, उसके बारे में नहीं जानना चाहूंगा। तो लोगों ने सत्ता किनके हाथों में दी? पंडित नेहरू जी। उनका क्या मत था? उनको लगता था भारत कहीं है ही नहीं। और उन्होंने पुस्तक क्या लिखी? और पुस्तक उनके कम्युनिस्ट लोगों ने मिलकर लिखाई, भारत एक खोज। और उस भारत एक खोज को सरकार ने दस्तावेज मान लिया। भारत एक खोज था क्या? 1947 के पहले जब पूरी दुनिया भारत में कोई एक सोने की चिड़िया, पूरी दुनिया के लोग दौड़ दौड़ के तोड़ करके आते थे, हमारे ऊपर हमले करते थे, हमारे धन दौलत को चुराते थे, लेके भागते थे, उस भारत का कोई अस्तित्व नहीं था क्या? लेकिन उन्होंने भारत एक खोज जैसा दस्तावेज लिखा। ऐसे लगा जैसे कोलंबस ने भारत को खोजा। ऐसी कोई बात नहीं थी। भारत की परंपराएं, किसी भी परंपरा को अगर उठा के देख लिया होता नेहरू जी ने, राम को, कृष्ण को, गौतम को, महावीर को, कुछ नहीं तो अशोक को, समुद्रगुप्त को, अरे किसी भी अपने वैभवशाली इतिहास को देख लिया होता तो शायद ये भारत एक खोज जैसी पुस्तक नहीं आती। और भारत एक खोज में ऐसे ऐसे दस्तावेज जैसे लगता था हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारी संस्कृति के पास कुछ नहीं था, हमारे देश के पास कुछ नहीं था। इस तरह की तो इन्होंने बातें लिखी और ऐसे लोगों को स्थापित किया गया। और युवा इससे दूर कैसे रहे? तो कविताएं लिखवाई गई, नेता तुम ही हो कल के, नेता तुम ही हो कल के, इस देश को रखना संभाल के, नेता तुम ही हो कल के। अरे आप मेरा देश बर्बाद कर देंगे आज, तो मैं कल रख के क्या करूंगा? और उसका नतीजा ये हुआ, इन लोगों ने साजिश के तहत स्टूडेंट, जब मैं युवा कहता हूं तो उसमें स्टूडेंट शामिल है, क्योंकि मानता हूं कि हर युवा पढ़ाई जरूर करता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत ही चतुराई से करीब 20 साल तक इन लोगों ने बाहर रखा। और पहली बार जब चुनाव हुआ स्टूडेंट यूनियन का 1968 एंड 1969 इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मींस फ्रॉम 1947 to 1968, roughly around 21 years, there was no student politics in India, because they knew that if youth understand these people, they are fully phased out. और वो डर था जो 20-22 साल तक इन लोगों ने दूर रखा। और जब आए लोग, एक और लोगों का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सुभाष चंद्र को भगा दिया, सरदार पटेल के साथ आपने क्या किया वो देख लिया। उसके बाद एक और व्यक्ति थे इन्हीं के साथ, सावरकर जी। सावरकर जी जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उनको 2-2 बार सेलुलर जेल में, कभी मौका मिले तो अंडमान जरूर जाइएगा। हमें जाने का शौक था, हम तो 2-3 बार गए। 50 साल का सेंटेंस। इन 1911
सावरकर वॉज सेंटेंस टू 50 years इन सेलुलर जेल ऑफ अंडमान, जिसको उस समय काला पानी, आज भी काला पानी कहते हैं। और उन्होंने किस चीज का विरोध किया था? अगेंस्ट द मोरली मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और सावरकर जी कितने साल तक जेल में रहे? सब अगर उनके टोटल मिला दें तो फाइनली ही वाज रिलीज इन ऑन 6 जनवरी 1924। सो रफली अराउंड 13 years ही स्पेंट इन जेल। किस लिए वो जेल गए थे? आज जो ये तथाकथित सरकारें बताती हैं कि वो तो हिंदुओं के नेता थे। उस समय तो कौन सा उसमें हिंदुओं के आंदोलन लड़ रहे थे? 13 साल तक उन्होंने जेल में काटा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कितना जेल में काटा, वो भी डेटा आई हैव टेकन। ही स्पेंट रफली 8 years and 11 months इन हिज लाइफ इन द जेल। और जेल काटने वाले, आपसे ज्यादा भी जेल काटने वाले लोगों को सावरकर जी की लगभग मौत हुई थी 1966 में। और इन लोगों ने इतना पाप किया कि उस व्यक्ति को आजादी की लड़ाई लड़ने का जो पेंशन मिलता है वो भी नहीं दिया। पेंशन तक भी सरकारों ने नहीं दिया। आने वाली बीच में कुछ जाकर के लास्ट के 5-6 साल में इनको सरकारों ने इनको पेंशन दिया। ये इन लोगों ने क्रांतिकारियों को भी बांटने का और देश के लड़ने वालों का भी इन लोगों ने पाप किया। और ये पाप हो सकता था क्योंकि जानते थे कि युवाओं को दूर रखो। आजादी से पहले सारे युवाओं को आपने क्रांतिकारी और उग्रवादी बना करके छोड़ दिया। और आजादी के बाद जिन लोगों ने कहीं दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ी उनको भी आपने छोड़ दिया। सावरकर हिंदुओं के नेता हो गए, अंबेडकर दलितों के नेता हो गए, जयप्रकाश नारायण समाजवादियों के नेता हो गए, लोहिया जी समाजवादियों के नेता हो गए, और आप देश के नेता चाचा नेहरू हो गए, आप महात्मा गांधी हो गए। सम्मान है, लेकिन उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए था, उनका भी तो पैरामीटर था। आप उनको एक पेंशन तक नहीं दे सके। और अंत में तो स्थिति यह कर दिया, मणिशंकर अय्यर जैसा व्यक्ति जिसने 1962 के युद्ध के समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कम्युनिस्टों के लिए, चाइना के लिए पैसे मांगे थे, इसने डोनेशन चंदे इकट्ठा कर रहा था। यह व्यक्ति जाकर के, जब ये मंत्री था, अंडमान जेल में जाकर के कहा था कि सावरकर ने तो अंग्रेजों से माफी मांगी थी। ऐसे ऐसे लोगों को आपने मंत्री बनाया। अगर उन्होंने माफी मांगी थी, आई हैव ए डेटा इन 1920 द इंडियन कांग्रेस एंड नेशनल लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल एंड बाल गंगाधर तिलक डिमांडेड हिज अनकंडीशनल रिलीज। 1920 में कांग्रेस के लोगों ने यह मांग किया था कि सावरकर जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको किसी भी तरह से जल्दी अंग्रेजों को आजाद करना चाहिए। अगर ये उनकी डिमांड थी, किस कारण से फिर वो हिंदुओं के नेता हो गए? किस लिए आपने उनको जो है एक पेंशन तक नहीं देने का काम किया? और 1966 तक इनकी जब पूरी तरह से पूरे देश में जो कांग्रेस की सत्ता चल रही थी, उनके जिंदा कितने दिन रहे उनके बारे में इतिहास को इन लोगों ने पूरी तरह से गोलमोल करके रख दिया। ये सब होते रहे क्योंकि युवा राजनीति में था नहीं। और जब युवा राजनीति में आता है तब का देखिए क्या होता है। 1968 में आजादी को कैसे कैसे इन लोगों ने डिफाइन किया, अपने तरीके से डिफाइन किया। हमें ये गाना सिखाया कि भाई नेता तुम ही हो कल के। जिस संगठन में हम काम करते हैं हमें यह माना जाता है कि नहीं, हम नेता आज ही के हैं, कल के नेता नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी? चरखा हरदम खामोश रहा और अंत देश को बांट दिया। लाखों बेघर, लाखों मर गए। जब गांधी ने बंदर बांट किया, जिन्ना के हिस्से पाक गया। नेहरू को हिंदुस्तान मिला। जो जान लुटा गए भारत पर, उन्हें ढंग का न सम्मान मिला। इन्हीं सियासी कुत्तों ने शेखर को भी आतंकी बतलाया था। रोया अल्फ्रेड पार्क था, उस दिन एक एक पत्ता थर्राया था। जो देश के लिए जिए मरे और फांसी के फंदे झूल गए, हमें कचरे गजरे तो याद रहे पर अमर पुरोधा भूल गए। ये इन लोगों ने पाप किया और ये पाप धीरे धीरे घटा। आज जो स्थिति बनी है, 1974 का आंदोलन याद करिए। विद्यार्थी परिषद ने नव निर्माण आंदोलन शुरू किया था गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर एक मेस की रोटी से चला हुआ आंदोलन बाद में चिमन भाई पटेल जैसा
बहुत कद्दावर मुख्यमंत्री माने जाते थे, इंदिरा गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे, उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। और 74 का वो जो आंदोलन चलते चलते गुजरात से चलते चलते बिहार आता है, और 1974 में इंदिरा गांधी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले भारत ने बांग्लादेश पे विजय पाई थी। इंदिरा को इंडिया भी तक बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे। उस समय जब लगा जयप्रकाश नारायण को कि अब इंदिरा जी को जाना होगा, देश हित में जाना होगा, इमरजेंसी लगाई गई। रातों रात पत्रकारों को, प्रेस की मीडिया बंद की गई, सारे विपक्ष के नेताओं को बंद कर दिया गया। और सत्ता बचाने के लिए ऐसा उदाहरण कभी कभी मिलता होगा विदेशों में, लेकिन भारत में तो ऐसा न पहले हुआ था, न अभी तक हुआ। जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पे कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, उनको जरा इमरजेंसी का भी काल याद करना चाहिए। विपक्ष का एक भी कद्दावर नेता नहीं बचा। और तो और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो कांग्रेस पार्टी में ही थे, इन्हीं के साथ थे, इन्हीं की पार्टी के राज्यसभा के मेंबर थे, उनको तक भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेल में गिरफ्तार किया गया। ये लोकतंत्र के नाम पर ऐसा हुआ। और उस समय रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उस समय जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला, सबसे ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। उसी समय के आंदोलन के निकले हुए लोग जो बिहार में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, हमारे विद्यार्थी परिषद के हरेंद्र कुमार जी और सारे लोगों ने आंदोलन किया। और 1975 के चुनाव में सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। और तब देखिए समाज में कैसे परिवर्तन होते हैं। जब इन लोगों ने पूरे देश में आजादी का आलम था तो ये गाने चलते थे, दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब इंदिरा जी गई तो वो से गाने लिखने लगे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। राजनारायण जी ने इंदिरा जी को ऐसा डिपीट किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? यही कई बार लगता है, हमें तो सबने धोखा दिया। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई उस समय रामधन भी थे, मोहन धारिया भी थे, चंद्रशेखर उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो सबसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मोरारजी देसाई, घोर अंदर से कांग्रेसी व्यक्ति, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। उप प्रधानमंत्री पद के लिए थोड़ा और वरिष्ठ थे, जगजीवन बाबू आ गए। और नतीजा क्या हुआ कि पूरी तरह से जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई। युवाओं को जब लड़ना होता है तब तो आप आगे कर देते हो, जब कुछ देने की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हो। ये पाप हुआ है। और आप जो देखते हैं इस देश में वंशवाद का जो रूप आप देखते हैं, सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं है। और मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव। अब आप बताइए, सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी। किस प्रदेश में परिवार नहीं है? अब तो हमें यह देखना होगा कि कौन सा प्रदेश ऐसा बचा। हरियाणा में चौटाला परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, बिहार में लालू परिवार, उत्तर प्रदेश में यादव परिवार। अब ऐसा ये वंशवाद का जो बीज बोया गया, उसके पीछे यही कारण रहा कि युवा को दूर रखिए। अरे जरा इन युवा के नेताओं से, जरा इनके सोकाल नेताओं से पूछिए, अखिलेश जी कैंपस में कितने आंदोलन किए हैं, छात्र जीवन में आपने क्या किया? लेकिन उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सत्ता बैठे बिठाए उनको दी गई। और ये तभी संभव है जब पूरी तरह से युवाओं को छात्र राजनीति से कैसे कैसे दूर किया जाए। आप कभी सोचते हैं, जब मैं विश्वविद्यालय में गया था, अरविंद जी यहां पे हैं, उनको याद होगा, 1997 में हरि गौतम जी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। वो भी समय एक ऐसा था, 1997 का काल, चुनाव अपने चरम पे था और एक छोटे से दंगे के नाम पर पूरी तरह से छात्र राजनीति को चुनाव बंद कर दिया गया। और ये वही नहीं हुआ, पूरे देश में होता है। जहां जहां पे भी अगर लगता है कि कहीं सत्ता इनके कारण खतरे में होती है तो सबसे पहला चुनाव बंद करो छात्रों का। आप बताइए, छात्रों का चुनाव बंद करते हो क्या? टीचर्स यूनियन बंद करते हो क्या?
नॉन टीचिंग यूनियन बंद करते हो क्या? टैक्सी यूनियन बंद करते हो क्या? रिक्शा यूनियन बंद करते हो क्या? गांव के पंचायत का चुनाव बंद करते हो क्या? वार्ड मेंबर का चुनाव बंद करते हो क्या? हर बार तलवार छात्र राजनीति के चुनाव पे ही क्यों गिरती है? किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा वर्ग 20-25 हजार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन 200-500 टीचर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। जिस टीचर को नॉन टीचिंग को सरकार की गाइडलाइंस मिली है पूरी, उनको सैलरी मिलती है, उनको वेतन मिलता है, उनके लिए तो आपको लगता है कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन छात्रों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। ऐसा कारण नहीं कि दंगा होता है। अरे दंगा तो गांव के चुनाव में भी कितने होते हैं। गांव के पंचायतों में देख लीजिए, छोटे छोटे गांवों में भी 2-4 केसेज हो जाते हैं। वो केसेस से डर नहीं है, इनको ये डर लगता है कि कहीं अगर ये सब चुनाव रहे तो होगा क्या? छात्र राजनीति निकलेगी, युवा नेता निकलेंगे, और युवा नेता जब निकलेंगे तो यही तथाकथित मठाधीश, जिन लोगों ने इस देश को पूरी तरह से अपना मना करके मान के चलते हैं, इनको हमेशा डर रहता है। ये कारण रहता है कि हर बार छात्र राजनीति का चुनाव बंद करो, क्योंकि युवा को राजनीति में आने का जो सबसे एक अलग सुगम रास्ता होता है, उस रास्ते का गेट पहले से बंद कर दो। और ये पूरे प्रदेशों में हुआ है, कई प्रदेशों में हुआ है, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। ये भारत की बात है। एक मैं विदेश का उदाहरण लेना चाहूंगा। जब आज चाइना जो है कम्युनिस्ट की सरकार है, आप कम्युनिस्ट कितना लोकतंत्र में विश्वास करते हैं आपको पता होगा। 1980 आते आते चाइना में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो 1989 में 15 अप्रैल से लेकर के जून 1989 तक थियानमान चौक पे करीब करीब 10,000 लोगों की, छात्रों की हत्या हुई। वो आंदोलन के पीछे पूरे चाइना का जनमानस था और युवाओं के नेतृत्व में संगठित हो रहा था कम्युनिस्टों के खिलाफ, और उसको इन्होंने कुचल दिया। और आज आप देखिए उस कुचलने का परिणाम क्या रहा। 31 साल बीत गए और चाइना में लोकतंत्र तो है, लेकिन वो कैसा लोकतंत्र है कि सरकार तो, आम आदमी तो छोड़िए, मीडिया के लोग खबर तक नहीं लिख सकते। अभी गलवान घाटी में हमारे कुछ सैनिक मारे गए और कहते हैं कि डंडे और उससे लड़ाई हुई थी। अरे डंडे और उससे लड़ाई हुई होती तो यार कुछ तो तेरे मारे गए होंगे, 2, 4, 3, 5, कुछ तो बताओ। हम लोग भी गांव के आदमी हैं, जब डंडे उंडे से लड़ाई होती है तो जानते हैं, राइफल से तो 100 लोगों को एक साथ एक आदमी मार सकता है, लेकिन डंडे और राड से जब लड़ाई होगी तो 2-4 इधर 2-4 उधर तो मरे होंगे। उतना तक भी बोलने की हिम्मत नहीं है वहां के मीडिया में। और ये हुआ क्योंकि उन लोगों ने युवाओं को ऐसा कुचला 31 साल तक। आप चुप हैं, वही तो कुचला गया था 1947 में, जो करीब करीब 30 साल तक, 1977 तक एक परिवार पूरे मस्त होकर के इस देश पे राज किया। वही तो कुचला गया था युवाओं को 1947 के में। युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्रांतिकारी और उग्रवादी बना करके कुछ लोगों को हटा करके ऐसा कुचला कि उसका 30 साल तक इन लोगों ने लाभ लिया। और जब से युवा उठना शुरू हुआ, आप देखिए 1974 के बाद जब युवा उठने लगा तो इनकी सारी राजनीति बदलने लगी। नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। वो देखते हैं तो लगता है कि नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं। चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गरम राख सरारों में ढल न जाए कहीं। इनको डर है युवा गरम राख का काम करेगा, और ये कहीं ऐसा न हो कि सरार बन के इनकी सरकारें चली जाएं, जैसे इंदिरा जी के समय सत्ता बदल गई थी हर बार। और हुआ क्या, उसके पीछे साथ देने वाले कौन थे? साथ देने वाले ये हमारे कम्युनिस्ट के भाई लोग थे। इनका तो अजब हाल था। 1965 में इन्होंने 62 की लड़ाई पूरा इन्होंने दे दिया कम्युनिस्टों के लिए। इन लोगों ने चाइना के लिए क्या क्या किया। आज उसी के देशद्रोह के आरोप में इनके कितने नेता जेल में गए हुए थे। इनका तो बड़ा अच्छा हाल है, कलम हाथ में खंजर की क्या जरूरत, पढ़ा लिखा हूं सलीके से वार करता हूं। मुझे याद है, अरविंद जी हैं यहाँ बैठे होंगे,
उस समय जब हम लोग बीएचयू में थे तो आयशा वाले थे। आयशा वाले बड़े इंटेलेक्चुअल बनते थे। कम्युनिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे ट्रीट लाइक बड़े भाई पढ़े लिखे हैं क्या है। और इनका पढ़ा लिखा, जब इनकी सत्ता होती है तो देखिए सबसे बड़ा राजनीतिक हिंसा कहां हुई? बंगाल में हुई, केरल में हुई। जहां ये सत्ता में है वहां तो बोलने नहीं देते, और जहां सत्ता में नहीं है वहां इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। और इन लोगों ने इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर अर्बन नक्सलवाद फैलाया, जिसको आज हम देखते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं था, ये उस समय भी था। ये पहले से भी ऐसे लोग थे जो ये इस तरह का काम करते रहते थे। उनको हमेशा कहीं देश मजबूत ना हो, कहीं राष्ट्र मजबूत ना हो, कहीं नेतृत्व मजबूत ना हो, इसके खिलाफ इन लोगों का हमेशा एक लिखने पढ़ने का काम चलता रहा। और यही कारण रहा। राजनीतिक आजादी को हम कभी आर्थिक आजादी नहीं बना पाए, शैक्षिक आजादी नहीं बना पाए, वैज्ञानिक आजादी नहीं बना पाए, और उसके धार्मिक आजादी नहीं बना पाए। उसके कुछ मैं उदाहरण देता हूं। भारत आजाद होने के बाद जब हमारे भारत मां की भुजा धर्म के नाम पे कटी, उसी देश में 70 साल में एक राम मंदिर नहीं बन सका। डर था कि कहीं हुआ पूछने न लग जाए। आप बताइए जिस आधार पर भारत माता की भुजा काटी गई, उस विचारधारा के लोगों का सबसे शिखर पुरुष, उसका आप एक मंदिर नहीं बना सके 70-72 साल में। ये पाप हुआ। ये धार्मिक आजादी नहीं मिली। धार्मिक आजादी बाकी थी। हजारों साल की गुलामी, 300 साल की अंग्रेजों की गुलामी, उसके पहले मुगलों की गुलामी, ये धार्मिक आजादी का उदाहरण। शैक्षणिक आजादी का उदाहरण देखिए। आज कंप्यूटर की दुनिया है, कंप्यूटर के कारण ही मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। जीरो और वन पे जो कंप्यूटर डिपेंड है, उस आर्यभट्ट को क्या हम स्थान दिला पाए? क्या आजाद होने के बाद भी क्या देश अपना आर्यभट्ट को स्थान दिला पाया? और जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, जिन लोगों ने नोबेल प्राइज पाई, चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, चाहे हरगोविंद खुराना हो, चाहे रवि रमन हो, सबको विदेश में जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि लोगों को अपने यहां काम करने तक का मौका नहीं दिया गया। कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं कि अच्छे लोग इस देश में रुकें, और मुझे शक होता है कि सरकार चाहती नहीं कि अच्छे लोग रुकें, क्योंकि यही वो लोग तो थे जिन लोगों ने एक आईएएस क्वालिफायर सुभाष चंद्र बोस को जब आजादी नहीं मिली थी तो तब तो रहने नहीं दिया था, आजादी के बाद ये क्या रहने देते। ये रहा शैक्षिक आजादी का उदाहरण। सामाजिक आजादी का आप देखिए, ऐसा सामाजिक आजादी का इतना बिखरा रूप आप देखते हैं। हर चुनाव में नई जाति आती है, हर चुनाव में नई जाति आती है। जो धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो जाति सिर्फ जो ये कही जाती थी एक पुरुष की जाति है और स्त्री की जाति है, बाकी वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जातियों को ऐसे घुसाया गया, हर बार चुनाव आते हैं 2-4 नई जातियां निकल जाती हैं। अब तो लगता है कि कौन किस जाति में है कि कुछ समझ में नहीं आता। इसको तोड़ने का जितने टुकड़े करेंगे उतने लोकतंत्र में आसानी होगी। इस फिलॉसफी पे ये हमको सामाजिक आजादी, आज भी हम सामाजिक आजादी नहीं पा सके। 1947 की आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी बन के रह गई। आर्थिक आजादी का आज आप हाल देख रहे हैं। 72 सालों में जो लोग आज बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं टीवी पर, कभी बताना चाहिए यार कि 60 साल में तुम गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रोजगार नहीं दे सके, युवाओं के हाथ में काम नहीं दे सके, फिर भी आप लगे हुए हो। और हमें दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आज भी उसी वंश में नेता देखते हैं। मुझे नेता देखते हैं, जो छात्र नेता हैं उनको पता होगा, जो छोटे छोटे गांव के चुनाव में हैं उनको भी देखे होंगे, उनको भी पता होगा कितनी मुश्किल है राजनीति करनी, कितने लोगों को समझा करके बुझा करके हम आगे बढ़ते हैं। अपने देश का वंशवाद का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, और इसलिए उदाहरण देना चाहूंगा कि जब युवा राजनीति में नहीं आएगा तो ऐसा ही होगा। हमारे विपक्ष के नेता हैं, 2004 से सांसद हैं, 16 साल से राजनीति कर रहे हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र है, युवा नेता में प्रोजेक्ट हो रहा है। आज भी उस पार्टी के लोग उनको बार बार बोलते हैं कि इनके में नेतृत्व का गुण है,
अब तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि रायहान बाढ़रा जी आ जाए और उनको, अभी 19 साल के हैं, उनके में ये लोग नेतृत्व का गुण ढूंढने लगे और कहते करना क्या है, युवा हैं जोश में गलती कर देते हैं, युवा हैं जोश में गलती कर देते हैं। कहां कहां गलती कर देते हैं? जब आपको कुछ कराना होता है, जब बदलने की बात होती है तो आप कहते हो भाई तुम ही हो, तुम ही बदल सकते हो, सब कुछ आप ही कर सकते हो। और जब कुछ लेने की बात होगी तो युवा जोश में गलती कर देते हैं। जोश का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, नारायण दत्त तिवारी तो याद होंगे, काफी बुजुर्ग थे, कहना नहीं चाहिए, और कितनी गलती कर गए। मुझे आज भी याद है 1990 की जब बीबीसी हम सुनते थे तो नरसिंहा राव जी सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया। देयर इज नो डाउट दैट इंडिया गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? वही बीबीसी बोलती थी, आइए आइए अब हम घोटालों के देश भारत में चलते हैं। इतने घोटाले हुए उनके काल में, यूरिया घोटाला, कितने कितने घोटाले, गिनने का नहीं था। उसको, भारत को घोटालों का देश बोला जाने लगा। सत्ता सिर्फ अनुभव लोगों के पास होनी चाहिए, और युवा सिर्फ मरने के लिए होगा, लड़ने के लिए होगा, संघर्ष करने के लिए होगा। और जब इनको होगी तो, और उसमें जो सबसे बड़ा खतरा क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू बिलोंग्स टू बीएचयू, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल। विश्वविद्यालय का विद्यार्थी समाज का सबसे पढ़ा लिखा विद्यार्थी वर्ग माना जाता है, और वो कहीं ना जगे, उसका ध्यान है इनको। And according to 2019 one data is there, roughly around 37.4 million students are there in higher education in India. roughly 3.74 करोड़ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं। और दुर्भाग्य से आप देखेंगे एक डेटा के अनुसार कि ये 3.74 करोड़ हैं, इनमें केवल 1.25 करोड़ लोगों का छात्र राजनीति में, मतलब कि वोटिंग होती है और वहां पे चुनाव होते हैं, बाकी जगह नहीं। अब आप सोच सकते हैं, ए हाईली इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी इज सप्रेस्ड बाय दिस सो कॉल्ड लीडर्स। भाई इनको नहीं बढ़ने देना है, ये पढ़े लिखे लोगों को नहीं बढ़ने देना है। थोड़ा जब मौका मिला, जब मौका मिला, दिखाया, ये कैसे रुक जाए? और ये करना पड़ेगा, ये हमें बदलना पड़ेगा। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के ये फूल मुरझाने लगे हैं, ये सियासत का नया सा रंग है, आदमी को भून कर खाने लगे। सत्ता के लिए इन लोगों ने कितने कितने करुआ, कितने कितने पाप किए, और वरिष्ठता के नाम पे किया कि भाई ठीक है, आप युवा हो, आपके पास समय बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कर सकते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको रोकना है। अब इसके साथ ही मैं प्रश्न लेना चाहूंगा, और अंत में मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे मित्र हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र है, हम भी किसी विचारधारा के लिए काम करते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। अगर लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो यही होगा। कई बार लोग रोना रोते हैं, अच्छे लोग आते नहीं, अच्छे लोग आते नहीं। अरे अच्छे लोगों को आप आने देंगे क्या? थोड़ा आएंगे, आप उनको खींच दोगे पीछे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर संकर, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और मरेंगे तो इसके लिए, और हमारी हड्डियों को भी जब गंगा जल में डाला जाएगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको फिर से नमस्ते। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार आपके प्रश्न देख लेता हूं। अच्छा है, और अंत में सबको एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके इस मंच पर, एंड आई हैव वेरी नाइस फीलिंग। और इसी के साथ सबको नमस्ते।